साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आज का टॉपिक रहेगा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जो है द्विघात समीकरण। इसमें 4.1 पर चर्चा हो चुकी थी। इसमें कुछ सवाल अभी शेष रह गए थे, तो उन्हीं सवालों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो देखो 4.1 क्या है। एक्सरसाइज 4.1 जो मैथ की बुक है हमारी, ये NCERT की मैथ की बुक 4.1 देखना। बंद होगा तो बताना, बंद होगा तो बताना। एक्सरसाइज 4.1 इसमें जो है 8 सवाल जो थे इन पर चर्चा हो चुकी थी पहले का। अब दूसरे का पहला सवाल, दूसरा क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये सवाल कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यानी ax² + bx + c के रूप में निरूपित करना है। तो पहला सवाल देखो क्या लिखा है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलो देखो इसमें क्या लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो पहला सवाल, दूसरे का पहला, तो लिखो माना चौड़ाई बराबर x। अब कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से अधिक है। तो चौड़ाई हमने कितना माना है? x माना है। तो लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई क्या हो जाएगी? लंबाई दुगुना यानी 2x, और इससे भी क्या है? अधिक है। तो 2x + 1 यानी 1 अधिक हम मान लेंगे। क्या है? अधिक है। सवाल में दिया है, क्या दिया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई देखो लिखा, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो क्षेत्र की लंबाई जो है ये चौड़ाई x का माना है, तो इससे दुगुना यानी 2x से अधिक है, यानी एक अधिक है। ये सवाल में दे रखा है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलो देखो कैसे करते हैं। तो आप क्या जानते हैं भूखंड की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? यानी आयताकार क्या है? हाँ, आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड, इसकी लंबाई, इसका क्षेत्रफल कितना होता है? देखो सही आ रहा है पूरा बोर्ड। अब बताओ क्या हुआ। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसमें क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, यहाँ क्षेत्रफल लिख लो। कितना दे रखा है? 528 मीटर स्क्वायर। और लंबाई कितना है? लंबाई कितना है? 2x + 1। चौड़ाई कितना है? x। ये जो है दे रखा है इतना चीजें। अब हमें इसी को सॉल्व करना है और बना देना है द्विघात समीकरण के रूप में। हाँ, अब देखो 2x² + 1 × x = 528 लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं? इधर से इधर कर दिया। अब देखो ये इसका अंदर गुणा कराओ, तो 2x² + x = 528। 528 को इधर ले आओ, तो 2x² + x - 528 = 0, जो कि एक द्विघात समीकरण के रूप में बन गया। ax² + bx + c = 0 बना है, नहीं बना है? ये 0 में, यानी a = 2, b = 1, c = -528। तो क्या आता है? एक द्विघात समीकरण मतलब है। तो इसमें क्या, यही आपका आंसर आ रहा है। आपका इतना आ रहा है लगाने पर, तो लिखो। हाँ, बस ये आंसर द्विघात समीकरण बनाना है इसे। बाकी दूसरा का गुणनखंड चाहो तो कर सकते हो 528, लेकिन हमें सिर्फ जो है द्विघात समीकरण के रूप में बनाना है। तो कोई आंसर में ही दे रखा होगा आपको। हाँ, बस यही द्विघात समीकरण में देखो लिखा है इसमें, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ऊपर लिखा नहीं है क्या? नहीं समझ में आया? इधर देखो
सवाल में दे रखा है, सवाल पढ़ो एक बार समझ में आएगा। सवाल में दे रखा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो क्षेत्रफल की लंबाई और चौड़ाई, मतलब क्षेत्रफल की जो लंबाई है, देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई ही तो होती है, लंबा और चौड़ा होता है ये आयत। तो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब इसकी जो लंबाई है ये इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ये अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 2x, और इससे अधिक है तो इसे एक अधिक x ये है। और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 दे रखा है, और हम लंबाई गुणे चौड़ाई का मान 2x × x कर देंगे। अब इसका आंसर गुणा कराएंगे और ये बराबर कर देंगे बस। आयत का वही क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। समझ में आया क्या ये वाला? तो अब ये 528 इधर कर दे, इधर ले आए तो 2x² प्लस ये से अंदर गुणा करा दिए इसमें दोनों में, हाँ तो 2x² और × 1x बराबर 528, इसको इधर ले आए बस। समझ में आया दीपक? हटाए सवाल। चलो अगला सवाल देखो। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा, दो क्रमागत घनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। फोन आ रहा है क्या? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो देखो कैसे करेंगे। क्रमागत मतलब क्रम से, क्या है क्रम से, तो कैसे लगाएंगे इसको? तो माना क्रमागत संख्या कितनी है x, माना क्रमागत धनात्मक संख्या x, क्या मान लिए x, और क्या कह रहा है x का गुणनफल, दो क्रमागत दे रखा है इसमें ना, लिखे से। अब दूसरा क्या हो जाएगा, ये पहला क्रमागत था, तो दूसरी धनात्मक संख्या क्या हो जाएगी, x+1। अब क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल यानी x × x+1 बराबर 306 दे रखा है। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना, जो आ जाएगा वही हमारा क्या होगा, नहीं बन रहा है। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, जो बाकी जो आ जाएगा वही हमारा द्विघात समीकरण का आंसर हो जाएगा। तो गुणा कराओ, x² प्लस x बराबर 306, इसको इधर ले आएंगे, x² प्लस x बराबर 300 माइनस 306 हाँ बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण ये आंसर होगा। a x² प्लस bx प्लस c के रूप में लिखा है बराबर 0, इसी के रूप में लिखा आपका आंसर। सब द्विघात समीकरण बनाना है बस, यही आपका आंसर हो जाएगा। लिखो जल्दी से।
लगाइए, हटाई से। अगला सवाल देखो। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करना है। तो देखो, माना रोहन की वर्तमान आयु x और रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो उसके माँ की आयु x प्लस 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x प्लस 26। अब क्या करेंगे? अब कह रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, तो यानी x प्लस 26, तो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष के बाद उनकी आयु 360 हो जाती है। तो x प्लस 26 में यानी 3 और हम जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद 3 वर्ष और जोड़ देंगे उसमें। तो ये, तो अब क्या करना है? हमें इसका गुणनफल निकालना है। और गुणनफल कितना दे रखा है? तीनों का गुणनफल 360 दे रखा है। क्या दे रखा है? 360। अब इसी को भी सॉल्व करना है, हमें आंसर मिल जाएगा। तो गुणनफल कितना आया है? x क्या आया बोलो? ये टोटल क्या हो जाएगा? x प्लस 29 हो जाएगा ना, कि नहीं होगा? अब क्या करेंगे यहाँ? x प्लस 29 और 3 वर्ष पश्चात है, तो x प्लस 3, यही तो करेंगे। क्यों? तीनों जोड़ दीजिए, 29 आ जाए। यहाँ लिख लो 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा? x प्लस 3, ठीक है। तो x प्लस 29 ये वाला, x प्लस 3 गुणनफल बराबर 360। अब इसे सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ये 3 इधर आएगा, 3 का x से होगा 3x। अब खत्म, अब 29 का x से कराओ, तो 29x। अब 29 का 3 से कराओ, तो 29 दिया, 29 दिया, थोड़ा कर लो दोनों को। 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, 87। क्यों? 87 बराबर 360। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x और ये 360 माइनस 87 हो जाएगा यहाँ बराबर, ठीक है। अब देखो, x स्क्वायर प्लस 29 और 3 31x बराबर, ये घड़ी कितना हो जाएगा? 0 में से 7 जाएगा, निकाल लो। 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचा 5 में 8 जाएगा नहीं, 15 में 8 जाएगा 7 और ये 2, 273 आएगा। क्यों? 29 3 87, 29 का 3 से करेंगे। 29 कहाँ से आया पूछ रहे हो? हाँ, कहाँ 29 और 3? ये जोड़ने में जा रहे हैं 29 और 3, ये x यहाँ x यहाँ। आप जोड़ देंगे 3 तो हुआ आपका गुणा खराब हो जाता है। यहाँ गुणनफल बराबर 360 दे रखा है। देखो बुक में क्या दे रखा है? बुक में दे रखा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। ये x प्लस 29 तो दे रखा है उसकी आयु, उसके बाद 3 वर्ष पश्चात भी उसकी आयु इतनी हो जाएगी। x प्लस 26 दिया है मुझे, तो क्या दे रखा कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु इतना हो जाएगी। तो गुणनफल और ये इतनी आयु जो हो जाएगी वो दोनों का करना है। गुणनफल बराबर 360 दे रखा है सवाल में। हाँ, 32 से आएगा, वही 32 से। तो बताओ तुम करो, तो वही मैं बता, तो हाँ 32 होगा। अब x स्क्वायर प्लस 32x और माइनस 273 बराबर 0, ये आपका आंसर होगा। समझे? ना समझ पाओ
देखो माना रोहन की वर्तमान आयु संदेह मान लिया, अब उसके माँ की आयु जो है वो x प्लस 26 यानी उससे 26 वर्ष है तो उससे अधिक है। अब 3 वर्ष के पश्चात उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष बाद यानी हम 3 वर्ष और जब चले जाएंगे, आज हम 22 में हैं, चल रहे हैं 23 में, तो 3 वर्ष बाद 26 में, ऐसे कह रहा है। तो वर्तमान से 3 वर्ष और जा रहा है तो 3 ये जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा टोटल। अब दे रहा है कि 3 वर्ष बाद उसका गुणनफल जो है, 3 वर्ष बाद गुणनफल 360 हो जाता है, तो 3 वर्ष बाद का गुणनफल कितना है, x प्लस 29 इंटू एक्स प्लस 3, तो दोनों का गुणा करा देंगे बराबर 360। तो ये सब जब हल करेंगे तो आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बराबर 0। मुझे 3 वर्ष पश्चात जोड़ोगा फिर उसका गुणो कराना हाँ। तो गुणनफल दे रखा है बुक में आपके, सवाल पढ़ो, पहले सवाल पढ़ते नहीं, उसमें सवाल में दे रखा कि 3 अब से 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष के बाद उसकी आयु इतनी होगी। हाँ अब इसके बाद अगला सवाल है, लगा दो। लग दो। तुम्हारा हुआ टाइम, देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, यानी कोई रेलगाड़ी जो है वो 480 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, यानी 1 घंटे में 480 किलोमीटर जाती है, और वो तो उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 8 किलोमीटर वो प्रति घंटे से कम चलने लगे, तो उसे जो दूरी है तय करनी है इसमें 3 घंटे का समय और लगेगा। नहीं मान लो 10 घंटा लगता है तो अब 3 घंटा और 13 घंटा अब लगेगा। तो वही बात करना है कि रेलगाड़ी की चाल यानी कितनी स्पीड में चल रही है वो, कि उसको पहले 10 लगता था 13 घंटा लगेगा, ये हमको सॉल्व करना है। चलो देखो कैसे करते हैं। देखो सवाल नंबर 4, माना रेलगाड़ी की चाल क्या मानेंगे x, माना रेलगाड़ी की चाल x। अब देख क्या रखा है उसमें, हाँ तो उसे 480 किलोमीटर प्रति घंटा की जो दूरी है तय करने में कितना समय लगेगा, करने में लगा समय बराबर 480 बटा x, ठीक है। अच्छा समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, दूरी क्या है 480, चाल क्या है x, इसी से लिखा गया है, ध्यान रखो 480 बटा x क्यों लिखे हैं, क्योंकि चाल को मैंने x माना, दूरी 480 है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी 480 चाल x। समझ में आया कैसे लिखा, ये कैसे लिखा, आप डायरेक्ट लिख दियोगे,
चाल को मैंने x माना था, तो चाल समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी 480 बुक में दे रखा है, चाल मैंने माना था तो वही लिख दिया। अब क्या करना है, समय के घंटा दिया है जी। 3 घंटा अधिक लेती है वो। यदि रेलगाड़ी की चाल, यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी, तो चाल कितनी हो जाएगी, x माइनस 8। क्या हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी। ये आपके बुक में देखो क्या दे रखा है कि यदि उसकी दूरी क्या है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाए, तो देखो पहले वो उसकी चाल x थी, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई तो कितनी हो जाएगी, x माइनस 8 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। नहीं पहले वो इतना चाल चलती थी, जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाएगी तो होने जाएगा x माइनस 8, इसमें से ये वाला घट जाएगा। अब देखो क्या करना है, अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो चाल कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, 480 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में कितना समय लगेगा, करने में लगा समय, कितना समय लगेगा बताओ, 8 घंटा। कैसे 8 घंटा लगेगा बताओ। समय बराबर क्या होता है, समय बराबर चला है 480 दूरी बटा चाल। चाल। चाल कितना है, 8 x माइनस 8। अब इसी को हमें प्रश्नानुसार करके सॉल्व कर लिखा है। तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 480 बटा x माइनस 8। अब लिखो प्रश्नानुसार, ये प्रश्न के अनुसार क्या दे रखा है, ये वाली दूरी 480 माइनस, इधर देखो 480 माइनस x, इसमें से अगर दूरी घटा दें 480 माइनस x माइनस 8 और बराबर कितना, 3 घंटे का समय लेती है अधिक। क्या करती है, सवाल में दे रखा है आपके सवाल में दे रखा है कि 3 घंटे अधिक लेती है, ये दूरी तय करने में 3 घंटे और अधिक लेती है। तो प्रश्न के अनुसार अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये वाली दूरी देखो इधर, x माइनस 8 वाली दूरी को इस दूरी से घटाएंगे, इस दूरी को इस दूरी से, इस वाली दूरी को इस दूरी में घटा देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो अब देखो x माइनस 8 वाली दूरी जो 480, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 480 बटा x माइनस 8, और 480 दूरी तय करने में यह वाला समय जो लगा था ये 480 माइनस u बटा 8x था। यहाँ क्या है, इसकी दूरी जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई है। तो अब सॉल्व करो इसको, हर समान करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 480x माइनस 480 और x माइनस 8 बटा x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 3। ठीक, अब 480x माइनस 480 का अंदर गुणा 480x और माइनस 8 से गुणा कराओ, 480 कितना आएगा, 480 का 8 से गुणा कराएंगे, 8 0 ये 0, 8 28 64 के 4 हाथ है 6, 8 32 6 38 बराबर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 यक्स। आया नहीं आया। अब देखो ये प्लस ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा आपस में, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ लिख दें, बचा क्या, माइनस 3840 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, यही तो बचा। इधर देखो ये अंदर गुणा करा लिए, एक स्टेप लिख दे, यहाँ नहीं जानता होगा, 3x स्क्वायर माइनस 8x, यही तो बचा यहाँ, बचा नहीं। अब ये क्या लिखा है, माइनस 3840 बराबर
3x² माइनस 8 3 24x। अब इसको सही से लिख दो, तो 3x² माइनस 24x और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3840 बराबर 0, जो कि एक द्विघात समीकरण के रूप में लिखा है। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। गुणनखंड कर दो, सकता है यही आता हो आपका, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ द्विघात समीकरण में बनाना है, तो आंसर यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। चाहे दूसरा गुणनखंड भी करते हैं आप, वहाँ भी आंसर सही माना जाएगा, लेकिन आंसर आपका यही सही है, क्योंकि आपके सवाल में पहले दे रखा है कि आपको इसे गुणनखंड के रूप में निरूपित करना है बस। अच्छा, अब इसमें जैसे आपके उत्तर माला में आंसर नहीं मिल रहा है, तब आप क्या करेंगे, यहाँ तक आप लाए, अब आप के उत्तर में आंसर ये नहीं आ रहा है, आंसर दूसरा आ रहा है, अब आप क्या करेंगे आप, अब देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x² माइनस 12x प्लस 3 का 3 3 दूनी 6 और यहाँ क्या बचेगा 14, ये तो बचेगा 24, 3 8 24 बराबर 0, ये आपका आंसर 8 3 24। समझ में आया नहीं आया? आए? जी आपको नंबर सुनो ना। अब देखो बुक में आंसर आ रहा होगा 4.1। अब आंसर आ रहा है। देखो यहाँ थोड़ी सी गलती, इधर देखो यार, समझो क्या है, 480 के बराबर इतना है, सब समझते हो ऊपर वाला चीज, फिर नीचे देखना है प्रश्नानुसार। तो देखो ये वाली जो दूरी है इसको इसमें से घटाएंगे, इस दूरी को इसमें से घटाएंगे, तो 480 बटा x माइनस 8 बराबर 480 बटा x, ये वाली दूरी बराबर 3 की, गुणनफल जो दे रखा है। अब 480x देखो यहाँ ये है, यहाँ ये, तो हर समान करना है, तो ये इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, बस हमारा समान। तो अब 480x माइनस 480x माइनस 8 का अंदर गुणा हो जाएगा, तो देखो यहाँ माइनस लगा है, तो 480x और ये माइनस 480 का देगा माइनस 480 और यहाँ हो जाएगा प्लस। एक चीज देखो, क्योंकि माइनस 480 का माइनस 8 से गुणा हुआ है, तो यहाँ प्लस होगा बराबर 3x² माइनस 8, ये वाला उठकर तिरछा गुणा यहाँ हो जाएगा, समझे? अब देखो यहाँ ये प्लस में रहेगा, तो माइनस 3840 बराबर 3x² माइनस 8x, तो 3840 बराबर 3x² माइनस 24x, तो यहाँ 3x² प्लस 24x, ये प्लस यहाँ है तो यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पर अब एक्सरसाइज 4.1 जो है ये पूरी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई। अब कल नेक्स्ट क्लास में 4.2 पर चर्चा करेंगे, जिसमें 6 सवाल हैं। उसके बाद फिर 4.3 और 4.4 तक है, इसमें 2 या 3 दिन 4 दिन कहते तो मैक्सिमम 4 दिन में आपकी एक्सरसाइज खत्म है। ये चैप्टर द्विघात समीकरण खत्म हो जाएगा। तो आप 3 चैप्टर पढ़ चुके, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोगी 8 चैप्टर, 9 नंबर चैप्टर और 4 नंबर चैप्टर 4 दिन में खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर अगला करेंगे बहुपद या फिर मेंसुरेशन पढ़ाएंगे, कोई एक चैप्टर, ठीक है? हाँ, कोई वही मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।